चलिए मॉर्निंग क्लास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काशी गौरव के यूट्यूब चैनल में। और जो कल का थोड़ा सा वीडियो बचा हुआ था पोषण से संबंधित, उसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं कि पोषण क्या होता है, इसकी चर्चाएं कैसे करेंगे और इसकी व्याख्यान कैसे करेंगे। चलिए, पोषण में जो बातें बची थी उसमें एडवांस बचा हुआ था। बेसिक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। एडवांस में जो पहला बचा हुआ था, पहला जो बचा हुआ था वो था कार्बोहाइड्रेट। पहला जो था वो था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के विषय में हम लोगों को चर्चा करना था कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक चीजें हमने बताई थी और आज हम लोगों को पढ़ना था एडवांस में कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। CnH2nO, यह कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता कितने प्रकार का है याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। जो पहला कार्बोहाइड्रेट है उसे हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट है वह है डाइसैकेराइड। और थर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के किसी भी अणु के बीच का जो बंध बनता है वह एकल बंध होता है। जैसे इसमें बनते हैं C6H12O6, इसमें बनते हैं C12H22 और O11, और इसमें बनते हैं CnH2nOn का होल ट्वाइस। ये बन जाता है पॉलीसैकेराइड। जो पहला कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड, इसको साधारण शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण शर्करा। साधारण शर्करा कहा जाता है। और यह हाइड्रोजन के या जल के साथ सबसे पहले बंध बनाता है और आसानी से पचता है। यह क्या होता है? आसानी के साथ आसानी से पचता है। यह क्या होता है? आसानी से पच जाता है और यह हमें तत्काल ऊर्जा देता है। यह हमें तुरंत ऊर्जा देता है। यह हमें तुरंत ऊर्जा देता है। याद रखेंगे यहां तक। इसके अंतर्गत हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को लेते हैं। ये जो मोनोसैकेराइड है इसके अंतर्गत हम लोग क्या लेते हैं, तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज के बाद होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का नाम तो सुने होंगे। है ना। और इसके बाद क्या होता है? ग्लैक्टोज की बारी आती है। ग्लैक्टोज, जिसकी चर्चा हम लोग तीसरे बार में करेंगे। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये तीनों आसानी से प्राप्त होते हैं हम लोगों को और ये हमें आसानी से मिल जाते हैं और हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। डी ग्लूकोज के रूप में होते हैं। यह डी ग्लूकोज के रूप में है और तत्काल ऊर्जा देने का काम करते हैं। इनके कारण से, इनके सहयोग से हमारे शरीर के रक्त में कौन सा शर्करा मिलता है? तो मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हमारे किस में मिल जाता है? तो कह सकते हैं कि यह हमारे रक्त में मिलने वाला शर्करा है ना। रक्त में मिलने वाला शर्करा है और इन शर्करा का संचित कहाँ होता है?
तो संचय कहाँ होगा, तो कह सकते हैं कि इन शर्करा का संचय कहाँ होता है बाबू, यकृत में होता है। और कितना संचय होता है, 900 ग्राम संचय होता है। 900 ग्राम यकृत इनको संचित करता है। और प्रत्येक दिन 300 ग्राम हमें चाहिए, प्रत्येक दिन 300 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और व्यक्ति को प्रत्येक दिन कार्बोहाइड्रेट से लगभग 1500 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऐसे मुख्य रूप से 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें चाहिए कार्य करने के लिए। याद रहेगा यहाँ तक। तो पहले मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज का सूत्र, फ्रक्टोज का सूत्र और गैलेक्टोज का सूत्र लगभग सेम होता है, C6H12O6। ये तीनों एक ही टर्मिनोलॉजी के हैं, मोनोसैकेराइड के टर्मिनोलॉजी में आते हैं। इनका निर्माण डीएनए और आरएनए के लिए भी होता है। यह कह सकते हैं कि जब कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। चलिए, मोनोसैकेराइड के बाद अगली बारी हमारी जो है वह है डाइसैकेराइड की। यहाँ तक समझ लिए होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं डाइसैकेराइड के विषय में, और फिर पॉलीसैकेराइड, फिर प्रोटीन को पढ़ेंगे। चलिए, तो बात करते हैं डाइसैकेराइड क्या है, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, डाइसैकेराइड। डाई का मतलब दोहरी बॉन्ड सैकेराइड। क्या डाइसैकेराइड बनेगा, कैसे बनेगा, तो कह सकते हैं कि दो मोनोसैकेराइड के मिलने से इसका निर्माण होता है। ना, इसमें क्या क्या आ जाते हैं भाई, दो मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं तो क्या क्या मिलेंगे इसमें, सुक्रोज, मलक्टोज और फ्रक्टोज। तो इसका नाम क्या लग सकते हैं, सुमाली। इसका ट्रिक है ये, सुमाली। सुमाली का अर्थ क्या हो गया, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। याद रखेंगे, यह तीन डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इनमें चीनी भी आता है। तो सुक्रोज को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, टेबल शर्करा। टेबल शर्करा के नाम से जानते हैं। टेबल शर्करा, चीनी जो हमको मिलता है, यह कहाँ से प्राप्त होता है, सुक्रोज भाई। तो सुक्रोज के लिए हम किसको लेते हैं, तो जो गन्ना होता है, गन्ने के रस को हम लोग सुक्रोज के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं सुक्रोज बनता कैसे है। याद रखेंगे, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो लैक्टोज, माल्टोज किससे बनता है, सुक्रोज किससे बनता है और लैक्टोज किससे बनता है, याद रखेंगे। देखिएगा, अगर हम बात कर लेंगे तो सुक्रोज की, तो सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। सुक्रोज बनेगा किसके किसके मिलने से बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जबकि लैक्टोज किससे किससे बनता है, अगर यह पूछ लिया जाए तो लैक्टोज के निर्माण में क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का समावेशन होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अगर हम बात करें माल्टोज, तो ये दो ग्लूकोज के मिलने से बनता है। दो ग्लूकोज मिलेंगे तो किसका निर्माण कर देंगे, माल्टोज का। कहाँ प्राप्त होता है ये अगर पूछ ले तो दूध से प्राप्त होता है। सुक्रोज
इसको किस नाम से जानते हैं? फल शर्करा के नाम से जानते हैं। फल जो होता है उसके अंतर्गत ये मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? फल शर्करा भी बोलते हैं, है ना, फल शर्करा भी बोलते हैं। और ये लैक्टोज दूध से प्राप्त होता है। लैक्टोज किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि जो लैक्टोज दूध से प्राप्त होता है। अब बात करेंगे माल्टोज, तो ये ग्लूकोज से प्राप्त हो रहा है आसानी से, डी शर्करा है, और ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ईंधन के रूप में प्रयोग में आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ये दे देगा लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, और एक दे देगा ग्लूकोज, पूछेगा कौन सा प्राथमिक शर्करा है। तो ये सभी द्वितीय शर्करा है। सुमाली जो है यह द्वितीय शर्करा के रूप में आता है, मतलब डाइसैकेराइड के अंतर आने वाले शर्करा है। याद रखेंगे। इसमें मध भी कह सकते हैं, मध का तो नाम सुने ही होंगे। तो ये सभी जो है मध हो गए, चीनी हो गया, फल का रस हो गया, गन्ने का रस हो गया, है ना, ये सभी के सभी किससे मिलते हैं? हमें डाइसैकेराइड में। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो बात करेंगे हम लोग पॉलीसैकेराइड की। इसके बाद अगला जो है वो है पॉलीसैकेराइड। तो बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड की, क्या होता है भाई? डाई के बाद क्या आएगा? पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा बंध, तो CnH2n ON के बॉन्ड को N से करेंगे, कई बार जुड़ेंगे, तो यह पॉलीसैकेराइड के रूप में बनता है। ऐसे तो हम इसको पचा नहीं पाते, लेकिन इसका निर्माण बहुत सारे रूपों में होता है। जैसे पॉलीसैकेराइड के रूप में अगर आप बात करें तो मंड, काइटिन, सेलुलोज भी आई है। क्यों है? क्योंकि सेलुलोज जो है वह सबसे अधिक प्राकृतिक में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कह सकते हैं कि सेलुलोज प्राकृतिक में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। और इससे क्या बना होता है? याद है? कोशिका अगर पढ़ेंगे तो पादप कोशिका जो होते हैं, पादप कोशिका भी थी। इससे निर्मित होता है पादप कोशिका का कोशिका भित्ति अगर कहें तो वह किससे निर्मित होता है बाबू? सेलुलोज से निर्मित होता है। काइटिन हमारे नाखून और बाल को बना रहे हैं, तो ये पचते नहीं है। अब किसी किसी के शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, जो डी ग्लूकोज था वो ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा? जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो हमारी यकृत क्या करती है? ग्लाइकोलाइसिस। यकृत क्या करेगी? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा यकृत ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करेगी? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेगी, और जरूरत पड़ने पर फिर यकृत उसको ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर लेगी। अगर ग्लूकोज रक्त में ज्यादा बढ़ जाएगा, रक्त में बढ़ने पर क्या हो जाएगा? मधुमेह बीमारी होता है बाबू। क्या होता है? मधुमेह बीमारी होता है। और ग्लूकोज को नियंत्रित कौन सा पार्ट करता है? आगे अभी फिर पढ़ाएंगे। तो
ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम होता है पेनक्रियाज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अग्नाशय का जो लैंगरहैंस दीपिका है उसमें एक बीटा कोशिका होता है जो किसका स्राव करता है, बीटा कोशिका किसका स्राव करता है, इंसुलिन का। और यह इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन नियंत्रित करता है किसको, ग्लूकोज को। याद रखेंगे इंसुलिन किसको नियंत्रित करेगा, ग्लूकोज को। अगर इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो ग्लूकोज का मात्रा रक्त में बढ़ेगा और व्यक्ति मधुमेह का मरीज हो जाएगा। अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज का मात्रा कम होगा और व्यक्ति को हरासमेंट ज्यादा होने लगेगी। याद रहेगा यहाँ तक। ग्लूकोज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रोटीन की ओर। तो प्रोटीन में कुछ विशेष यहाँ आपको पढ़ने नहीं है, बस ये जानना है कि प्रोटीन है क्या। देखिए प्रोटीन के विषय में बर्जीलियस महोदय ने सबसे पहले जानकारी दी थी 1838 ईस्वी में। और प्रोटीन मुख्य रूप से 22 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है जो हमारे शरीर के सभी कार्य क्रियाओं के लिए उपयोगी होता है। हमारे हार्मोन को सक्रिय करने के लिए, इंसुलिन को के स्राव के लिए, ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए, मसल्स को बढ़ाने के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, सोचन क्षमता के विकास के लिए, डीएनए के निर्माण के लिए, आरएनए के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो व्यक्ति छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है, नाटा हो जाता है। और प्रोटीन की अगर अधिकता हो जाए तो व्यक्ति का शरीर भीमकाय हो जाएगा, बहुत बड़ा शरीर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में भी कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं और हमें प्रत्येक दिन कम से कम 55 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक अंडा अगर आप खाते हैं तो 5 से 8 ग्राम प्रोटीन उसमें मिलता है। दूध में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन के बीज में, उसके बाद पनीर, मशरूम, मछली, चना, मटन, चिकन, ये प्रोटीन के स्रोत के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन के विषय में जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चंस बहुत सारा बनेगा, लेकिन यहाँ उतना विस्तृत नहीं है। जैसे प्रोटीन में कई प्रकार के प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, जो पीले भाग में पाया जाता है अंडे के। केसिन प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है। ग्लाइकोजन प्रोटीन, इसके बाद जो होता है आपके हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है। इसके बाद आपके यकृत द्वारा हिपेरिन नामक एक प्रोटीन का स्राव किया जाता है और इसी यकृत द्वारा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का भी स्राव किया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन है ना, केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन रेलिन एक प्रकार का तत्व है। तो ऐसे कई प्रकार के, यहाँ तक कि हमारे शुक्राणु में भी प्रोटीन पाया जाता है जो अंडाणु के विकास के लिए एक परत लेयर का निर्माण करता है। इसका अर्थ होता है कि अगर आप प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते तो आपके शुक्राणु का भी निर्माण नहीं होगा। प्रोटीन के बाद अगली बारी आती है विटामिन की। चलिए चलते हैं विटामिन की ओर। चलिए एक टॉपिक जो उसमें विटामिन बचा उसको भी जान लेते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी कब, 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। कब की थी, 1911 ईस्वी में। अब विटामिन से होने वाले जो है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। कल भी आपको थोड़ा सा पढ़ाए थे विटामिन के विषय में, याद होगा कि जो विटामिन है वो मुख्य रूप से रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो विटामिन हमारे शरीर में बनते नहीं है, यह हमें बाहर से लेनी पड़ती है। विटामिन को हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं, भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। तो विटामिन एक तो जल में घुलनशील होगा, दूसरा वसा में घुलनशील होगा। जो जल में घुलनशील विटामिन है कौन कौन सा है, विटामिन सी और विटामिन बी। बी और सी को जल में घुलनशील माना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलता है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और यह एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। और यह किसके लिए आवश्यक होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो हमारे कह सकते हैं त्वचा के लिए सबसे अच्छा आवश्यक होता है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। अब इसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी को कई नामों से जाना जाता है। विटामिन बी के समूह को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है।
विटामिन बी के समूह को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। बकबा, ए ता, यह बी कॉम्प्लेक्स के समूह हैं। विटामिन बी को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जान सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन है? B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, है ना। ये टोटली बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी बीमारी होती है, बेरी बेरी। याद रखेंगे, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी बीमारी होती है। और विटामिन इसके शॉर्ट ट्रिक के रूप में, क्योंकि हमारे पास समय काफी कम होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में काफी जल्दी से पढ़ ले। तो विटामिन B2 से कौन सी बीमारी होती है? किलोसिस, किलोसिस, याद रहेगा। अगर पूछे विटामिन B3 से कौन सी बीमारी होगी? तो बांझपन। विटामिन B3 से कौन सी बीमारी होती है? बांझपन। और विटामिन B5 से पेलेग्रा। विटामिन B5 से पेलेग्रा। और B7 और B9, है ना। B3, B5, B7 और B9 से कौन सी बीमारी होगी? B9, B12 भी है, एनीमिया। और त्वचा संबंधित विकार आ जाता है। याद रखेंगे, विटामिन B2 में, B5 में, B7 में, B9 में, B12 में, इन सभी से ऐसे विकार होते हैं जिससे व्यक्ति को कई प्रकार की हानि हो जाते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती है। जैसे पेट में गैस बन जाना, भोजन का पूर्णतः पाचन ना हो पाना, ये सब बी कॉम्प्लेक्स के रूप में ही आते हैं। तो इसके बाद बी कॉम्प्लेक्स का अलग अलग नाम भी है अपना। एनीमिया किसके कारण होता है? त्वचा रोग किसके कारण होता है? बेरी बेरी बीमारी किसके कारण होता है? किलोसिस किसके कारण? ठीक है। ब माने बेरी बेरी, क माने किलोसिस, ब माने बांझपन, प माने पेलेग्रा, ए माने एनीमिया, एनीमिया, और ता माने त्वचा रोग। याद रखेंगे, ये ट्रिक है। अब इसके साइंटिफिक नेम आपको कहीं भी मिल जाएंगे, वैज्ञानिक नाम आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो रटना होता है कई बार पूछता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि आप इसको याद करें। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कीड़ा भी कह सकते हैं, एडेक भी कह सकते हैं। एडेक विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है या शरीर का जो हार्मोनल विकास है वो रुकने लगता है। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। याद रखेंगे, सुखड़ा भी कहता है कई बार, सुखड़ा बीमारी, इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, जो जनन क्षमता को कमजोर कर देता है। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि यह आपके त्वचा को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन के फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, और यह क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक होता है। किसमें आवश्यक होता है? रक्त का थक्का बनाने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? VVI होता है। तो फिलोक्विनोन ऑप्शन देगा, विटामिन के या फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से यह विटामिन से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। और इसके बाद का जो अगला चैप्टर होगा वह पाचन तंत्र से संबंधित होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के लिए शेयर करें तथा सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि और ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाया जा सके। और सामाजिक विज्ञान के वीडियो के लिए भी आप नीचे के लिंक को देख सकते हैं।